हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो कर रहे हैं, जो आप लोगों से कुछ बात विशेष करनी है, वो एनसीईआरटी के बारे में करनी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था, लेकिन उस कैलेंडर जो अभी कोविड-19 के कारण अभी तक फॉर्म आ जाना चाहिए था, जिसके कारण क्या हो सकता है कि ये मे भी ये साल के अंत तक फॉर्म आएगा। तो जो अगर साल के अंत तक फॉर्म आएगा तो अभी हमारा कौन सा चल रहा है महीना, अभी हमारा मई चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? मई चल रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर नवंबर तक भी आता है तो हमारे पास मई मान लीजिए चलिए गया, उसके बाद हमारे पास क्या है, कौन कौन सा महीना बचता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 5-6 महीना हमारे पास बचती है। तो अगर जो फ्रेशर है, जो कभी नहीं तैयारी किए हैं, तो उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लें, क्योंकि एनसीईआरटी से आप क्या हो सकते, कितना आपका हूबहू क्वेश्चन वहां से टकराते हैं और आपका क्या होगा, बेसिक और समझ बढ़ेगा, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्री के लिए नहीं कोई दिक्कत है, प्री के लिए आप किसी भी पढ़ सकते हैं। बीपीएससी का प्री क्या है उतना वो नहीं है, लेकिन आपके मेंस अच्छे, अगर किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाती है तो उसमें आप पहले मेंस इंटरव्यू का पहले तैयारी कीजिए, उसके बाद प्री का तैयारी। अब प्री का ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अगर अब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो ये आपका क्या होगा, फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, एक समझ विकसित हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपको न तो मेंस में दिक्कत होगी और न ही आपको इंटरव्यू में दिक्कत होगी। तो ये एनसीईआरटी जो है वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ना चाहिए, तो कक्षा 6 से लेकर के 10वीं या 12वीं तक, अगर 10वीं तक भी पढ़ लेते हैं तो इनफ है। वैसे मैं यहाँ 12वीं तक लेकर के चलूंगा। ठीक, इसी सीरीज में हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो करेंगे कक्षा 6वीं का, जो हम लोग भूगोल का जो हमारा टॉपिक है उसको आज हम लोग करेंगे। ये कक्षा 6वीं में 6 से 7 चैप्टर है भूगोल में, जो एनसीईआरटी है उसमें। तो इसको बारी बारी से कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों का क्या सुझाव रहता है, कैसे रहता है, तो उसके विषय में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ये फाउंडेशन क्लियर करने के लिए आप लोगों का इस बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, 6 से 7 महीना हमारे पास समय है। मुश्किल से मैं अगर ऐसे करके जो मैं अपना शेड्यूल बनाया हूँ, जिसमें अगर मैं भी 3 महीना तक मेरा टारगेट है, 3 महीना में हम एनसीईआरटी आप लोगों के पास हर एक वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं भी इच भी डिले अगर किसी कारणवश हो जाता है तो 4 से 4.5 महीना में इनफ है। 4.5 महीना में आप लोगों को, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं 4 महीने तक, तो आप क्या बीपीएससी में अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, इसी कड़ी में हम लोग आज जो चलेंगे वो किस पे चलेंगे, तो हम लोग आज कक्षा 6वीं का जो है, अभी 6वीं से स्टार्ट कर रहे हैं और 12वीं तक चलेंगे। तो 6वीं का हम लोग ने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, तो ज्योग्राफी का ये लेक्चर है। ठीक, इसको क्या कीजिए, आप लोगों का काम है, इसको आप जो भी देखे, जो भी व्यूअर है, नहीं है कि आप, तो कम से कम आप क्या कीजिए, 2 से 3 आदमी को मिनिमम आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, और वीडियो को अंत तक देखिए, नोट्स कॉपी लेकर के आराम से बैठिए। जहां जहां पॉइंट आपको नोट्स करने वाला लगे तो मैं तो कहूंगा कि आप क्या कर लीजिए, सबका एक कॉपी लेकर के नोट्स बना ही लीजिए, क्योंकि ये कलेक्शन यूट्यूब पे आपको रेयर केस में कहीं पे देखने को मिलता है। ठीक, बहुत ढूंढने से आपको, ये आपका सौभाग्य है, सो ये चीज आपको मिल रहा है। चलिए, हम लोग, आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो इसको क्या कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, हम लोग आज जो चलते हैं वो कक्षा 6वीं का चल रहे हैं, सौर मंडल। तो हम लोग जो सौर मंडल ये कक्षा 6वीं का है, इसमें जितना देखिएगा आप, अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इससे आपको क्या एहसास होगा कि देखिए कि कक्षा 6वीं में कितनी स्तर की, मतलब क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि कक्षा 6वीं में अगर जो पहली बार अगर मान लीजिए देख रहे हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या ये तथ्य भी यहाँ मिलता है। देखिएगा, आश्चर्य लगेगा। चलिए, हम लोग चलते हैं सौर मंडल की। कौन सा हमारा टॉपिक है? सौर मंडल टॉपिक है। सौर मंडल टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या सौर मंडल में क्या पढ़ा जाता है। तो सौर मंडल में पढ़ा जाता है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाश गंगा और बहुत सारे ताराओं के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक, अब ये सौर मंडल जो हम लोग पढ़ते हैं, ये मैंने अपने शब्द को भी नहीं चेंज किया है, हूबहू ये आपको
लिया गया है। ठीक, अब ये सौर मंडल का कुछ समय के बाद आप लोगों की क्या है, क्या ये स्क्रीन पे एक सौर मंडल का क्या है चित्र आ रहा होगा। उसमें आप विभिन्न ग्रहों को दिखाया गया है और वो सूर्य के किस तरह से चक्कर लगा रहे हैं उसको दिखाया गया। स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, उस पे आप ध्यान से देखिए। ये सबको क्या कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए। ये क्या है, सूर्य के दूरी के अनुसार है। सबसे सूर्य के नजदीक कौन सा है, बुध है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हमारा क्या है, शुक्र है। उसके बाद कौन सा है, पृथ्वी है। उसके बाद कौन है, मंगल है। उसके बाद कौन सा है, बृहस्पति है। उसके बाद कौन सा है, अरुण है। उसके बाद बृहस्पति के बाद शनि है। उसके बाद अरुण है और उसके बाद वरुण है। इस तरह से आपका पूरे स्क्रीन पे आ रहा होगा पिक्चर। ठीक, अब हम लोग सूर्य के बारे में थोड़ा चलते हैं। ये क्या है, सौर मंडल का क्या है, मुखिया है। क्या है ये, मतलब सबसे प्रधान है। सूर्य क्या है, सौर मंडल का मुखिया है, जो क्या है, एक गैस का गोला है। किस चीज का गोला है, गैस का गोला है। किस चीज का गोला है, गैस का गोला, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन प्लस हीलियम। ठीक, हाइड्रोजन प्लस हीलियम मुख्य रूप से रहता है। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, ये क्या है, सूर्य का क्या है, ये हम लोग क्या है, गैस का एक गोला है। ठीक, सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। सेकंड में करते हैं तो एग्जैक्ट में होता है 599 सेकंड। ठीक, ये इस बार बीपीएससी प्री 65वीं में इस बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन 6 में है, ये दिया हुआ उठा रहा है। तो इसलिए एनसीईआरटी आप लोगों के लिए मोस्ट है। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं, आप जो आज पहली बार जो एक शब्द पढ़े से परिचित होंगे, वो सौर प्रज्वाला। क्या है, सौर प्रज्वाला। ये सौर प्रज्वाला क्या होता है, तो जब हम सूर्य को दूरबीन या किसी यंत्र से देखते हैं तो सूरज के चारों ओर क्या होती है, आग की लपटी इस तरह से हमको दिखाई देती है। इस तरह से कहीं फिगर देखते होइएगा तो उसमें दिखाई देता है ये सूर्य है, तो इसके चारों ओर आग की ये लपटे दिखाई देती है। ये लपटे ही ये लपट को ही क्या कहते हैं हम लोग, सौर प्रज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर प्रज्वाला कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं, अब तारों के बारे में, कुछ तारों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो भी मतलब दिया हुआ है 6 में। सप्तऋषि तारा, कौन सा तारा, सप्तऋषि तारा। ये क्या है, 7 तारों का एक समूह है। कितने तारों का एक समूह है, 7 तारों का एक समूह है। ठीक, जो हमेशा किस दिशा में दिखाई देता है, उत्तर की दिशा में दिखाई देता है। किस दिशा में दिखाई देता है, तो ये हम तो लोग तो जानते होइएगा 7 तारों का समूह है, लेकिन इसमें जो काम की बात है वो हमारा क्या है, ये हमेशा क्या दिखाई देता है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अगर क्वेश्चन टफ पूछने का, जैसे अब दिन प्रतिदिन क्या है, बीपीएससी का सभी स्टेट पीसीएस का क्या है, ट्रेंड बदल रहा है, तो उसमें अगर क्वेश्चन कथन के रूप में दे देता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें बोल देगा सप्तऋषि 7 तारों का समूह है, यह पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, पकड़ लेंगे। अगर डिटेल से पढ़े रहेंगे तो क्या है, ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पकड़ लेंगे। तो कौन सा गलती है, ये पश्चिम दिशा में नहीं दिखाई देता है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो तारे को लोग हम चलते हैं वो है ध्रुव तारा। कौन सा तारा है, ध्रुव तारा। यह क्या है, स्थिर तारा है। बाकी सब तारे क्या करती है, मूव करती रहती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, लेकिन ये जो हमारा ध्रुव तारा है ये क्या है, स्थिर रहता है। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, यह उत्तरी गोलार्ध के में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर स्थित है। मतलब यह क्या है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, इसका क्या है, ये साउथ पोल हो, ये नॉर्थ पोल हो गया हमारा, और ये हो गया साउथ पोल। तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है, उत्तरी। ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी, और इसका क्या हो गया, ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, और इसके ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये हमारा जो है ध्रुव तारा है, ये किस दिशा में दिखाई देता है, तो उत्तर की दिशा, नॉर्थ में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है, यहाँ पे नॉर्थ में दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध के में दिखाई देता है, और ये क्या है, पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पे स्थित है। नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं, यह अक्षांश का निर्धारण भी करती है। क्या करती है,
किस चीज का निर्धारण करती है? अक्षांश का निर्धारण करती है। किस चीज का निर्धारण करती है? अभी अक्षांश और देशांतर क्या होती है? तो ये हमारा क्या है? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा से समान दूरी पर जो आगे पीछे की जो लाइनें खींची रहती है, इसी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ऊपर नीचे जो रेखा खींची रहती है, ये अक्षांश कहते हैं। ये किसी भी चीज को क्या करता है? दूरी को दिखाता है। किसी भी चीज को क्या करता है? मतलब इसके बीच के मतलब अक्षांश। और देशांतर क्या होता है? तो ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। तो इसके जो मतलब ध्रुव के ये जो बीच का जो पोल हो, इसके उत्तर इस तरह से जो आकृति बनी रहती है, ये हमारा क्या कहलाता है? देशांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? देशांतर कहलाता है। जो हम लोग किस चीज में देखेंगे? तो जब हम लोग पृथ्वी का अक्षांशीय एवं देशांतर देखेंगे, तो उस चीज पर हम लोग विशेष रूप से इसको देखेंगे, जो आगे चैप्टर में, इसी 6वीं में ही आगे हमको मिलेगा, अगले लेसन में 1-2 आने वाले। ठीक। तो इसके ध्रुव तारा के बारे में क्या है? यह स्थिर तारा है। ठीक। और ये गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में, मतलब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह अक्षांश के निर्धारण में क्या करता है? निर्धारण में भी सहायक होता है। और यह हमेशा क्या होता है? उत्तर दिशा में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? उत्तर दिशा में दिखाई देता है। और उत्तर दिशा में दिखाई देता है, तो जिसके कारण जानते हैं कि हम लोग जब कंपास का जब प्रयोग, नाभिक लोग किस चीज के यंत्र का प्रयोग करते हैं? दिशा सूचक यंत्र के रूप में कंपास का यूज करते हैं। कंपास में क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिखाता है। तो ये हमेशा उत्तर दिखाता था, इसलिए इसका मतलब ध्रुव तारों को देख करके जिस समय है इस चीज का मतलब कंपास वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय नाविक क्या करते थे? नाविक इसके उपयोग से उत्तर दिशा का पता लगा लेते थे। तो उत्तर दिशा में मतलब ध्रुव तारे को देख करके पता लगा लेते थे। तो यानी क्या नाविक को भी यह सहायता प्रदान करता है। ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं, नक्षत्र के बारे में चलते हैं। क्या चलते हैं? नक्षत्र के बारे में। तो नक्षत्र क्या है? नक्षत्र हमारा क्या है? तारों का समूह है। तारों का समूह को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। बहुत सारे तारे जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र तारों का समूह है। और इनकी संख्या कुल कितनी है? 27 नक्षत्र है। कितनी संख्या है? 27। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। अब ये नक्षत्र क्या होगा? हम लोग सब सुने हुए गांव घर में जैसे बोलते हैं ना, हथिया आया है, चित्रा आया है, क्या अदरा आया है। जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हैं ये अच्छे से बूझते होंगे, समझते होंगे। तो ये जो होता है, ये क्या होता है? नक्षत्र है, जो क्या करता है? तारों का समूह है। जब ये पृथ्वी के मतलब ये घूमती रहती है पृथ्वी, तो क्या होती है? जब ये पृथ्वी घूमती, ऐसे घूमती, रोटेट होती रहती है, तो क्या होती है? ये 14 दिन बाद क्या होती है? 14 दिन तक, मतलब इसकी अवधि क्या होती है? एक यहाँ है तो 14 यहाँ तक की पृथ्वी को दूसरे नक्षत्र तक जाने में कितना समय लगता है? 14 दिन लग जाता है। कितना समय लग जाता है? 14 दिन लग जाता है। तो इसलिए नक्षत्र की जो अवधि होती है वो कितने दिन होती है? 14 दिन की होती है। याद रखिएगा, नक्षत्र की अवधि कितनी दिन की होती है? 14 दिन की होती है। ये आपको कहीं भी किसी भी बुक अगर पढ़ लीजिएगा तो इस तरह के कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही कमाल है। ठीक। और इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं तो कहते हैं कि बहुत उटपटांग क्वेश्चन बन गया। स्टूडेंट लोग कहने लगते हैं कि उटपटांग क्वेश्चन आ गया। ठीक। तो नक्षत्र जान गया कि तारों का समूह होता है। ठीक। और इसकी कुल तारों का कुल कितने समूह, तारों की कुल कितनी संख्या है? तारों की कुल कितनी, नक्षत्रों की कुल कितनी संख्या है? तो 27 है। और नक्षत्र की अवधि जो होती है वो कितने दिन का? एक नक्षत्र कितने दिन का होता है? तो 14 दिन का होता है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो राशि के बारे में देखते हैं। कौन सी चीज के बारे में देखते हैं? राशि के बारे में देखते हैं। कौन चीज के बारे में देखते हैं? राशि के बारे में। चलिए देखते हैं। राशि भी क्या है? तारों का एक समूह है। क्या है? यह भी एक तारों का समूह है, जिसकी संख्या कितनी है? 12 है। जैसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारी कौन सी राशि है? मेष है, तुला है, वक्र, कर्क है, उसके बाद सिंह है, कन्या है। इस तरह की टोटल कितनी राशियां हैं? 12 राशियां। ठीक। जो क्या है? तारों का एक समूह है। नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं वो है ग्रह। क्या है? ग्रह। इसमें क्या है? बहुत डिटेल्स में मतलब नहीं दिया गया है ग्रह के बारे में। ठीक। हम लोग देखेंगे कि अगले अगर वीडियो या आगे की बुक में अगर मिल जाता है तो मिल जाता, नहीं तो उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर रूप से किसी मतलब जो कमी मुझे लगेगी या आप लोगों की तरफ से डिमांड आएगा तो उस पर पर्टिकुलर में वीडियो लाऊंगा। ठीक।
तो ग्रह के बारे में चलते हैं। तो ग्रह क्या होता है, तो जो सूर्य के चारों ओर वैसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह की संख्या कुल कितनी है, 8 है, ये सभी जानते हो जाएगा। लेकिन अभी जो हम लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा, ये क्या है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आकार के अनुसार क्या कीजिए, ग्रहों को सजाइए। मतलब पहले नंबर पर कौन है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्न में से कौन सा ग्रहों का समूह आकार के अनुसार बढ़ते या घटते क्रम में। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। पहला क्या है, आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, उससे बड़ा मंगल, उससे बड़ा शुक्र, उससे बड़ा पृथ्वी, उससे बड़ा वरुण, उससे बड़ा अरुण, और उससे बड़ा शनि, और सबसे बड़ा जो है वो है हमारा बृहस्पति। यानी इससे में हमसे जो ज्ञात होता है वो हमारा क्या होता है कि सबसे छोटा बुध और सबसे बड़ा बृहस्पति। और आकार के अनुसार पृथ्वी कौन सा ग्रह कौन सा स्थान पे है, तो चौथे स्थान पे है। कौन से स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। मतलब सूरज से दूरी के अनुसार कौन सा क्रम सबसे सूर्य के नजदीक है, उसके बाद कौन सा उससे दूर कौन सा है, उससे दूर कौन सा है। तो सबसे जो सूर्य के नजदीक है वो है बुध, उसके बाद उससे जो दूर है सूर्य से, मतलब सूर्य से जो बुध सबसे नजदीक है, उसके बाद उससे थोड़ा दूर कौन सा है, शुक्र है, उसके बाद उससे थोड़ा दूर कौन सा है, पृथ्वी है, उसके बाद उससे थोड़ा दूर कौन सा है, तो हमारा मंगल है, उसके बाद उससे जो थोड़ा दूर से कौन सा है, बृहस्पति है, उसके बाद उससे जो थोड़ा दूर है कौन सा है, शनि है, उसके बाद उससे जो थोड़ा दूर है वो क्या है, अरुण है, और सबसे जो दूर में स्थित है पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर जो स्थित ग्रह है वो हमारा क्या है, वरुण है। ठीक, तो इसको आप नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो कुछ ग्रहों के विशेष तथ्य के बारे में, कुछ ग्रहों की विशेषता बताई गई है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल ग्रह। वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है, हरा ग्रह कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी पर क्या है, 71% भाग पे क्या है, जल है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पे जल है, 71% भाग पे जल है। 29% भाग पे क्या है, स्थल है। ठीक, आगे जो तथ्य है वह पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 71% भाग पे जल है, और जब आकाश से पृथ्वी पर देखा जाता है अंतरिक्ष से, तो क्या होती है, परावर्तन के कारण क्या होती है, पृथ्वी के जब आकाश से जब टकराती है और परावर्तन होती है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी परावर्तन के कारण नीला दिखाई देने लगती है। पानी पर जो सूर्य का रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण पृथ्वी क्या होती है, नीला दिखाई देता है। अब स्क्रीन पे आपके क्या हो रहा होगा, आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया गया है, ग्रह दिया गया है, उसका क्या हुआ है, घूर्णन का मतलब घूर्णन काल दिया गया है, उसका परिभ्रमण काल दिया गया है, और उपग्रहों की संख्या इस चार्ट में दी गई है, जो ध्यान रखिएगा। हम लोग देखते हैं बुध, घूर्णन क्या मतलब क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन काल कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन सा काल कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। कौन सी गति का, घूर्णन काल या घूर्णन गति कहते हैं। इससे इसी गति के कारण क्या होती है, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने की घटना होती है। घूर्णन काल के घूर्णन गति के कारण ही क्या होती है, पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है। और परिभ्रमण काल के कारण क्या होती है, परिभ्रमण गति के कारण क्या होती है, पृथ्वी पर मौसम बदलती है। जैसे सर्दी आया, अभी गर्मी चल रहा है, बरसात के कुछ दिन बाद मौसम आएगा जून जुलाई में। तो इस तरह से मौसम में जो परिवर्तन होता है वो परिभ्रमण के कारण, और दिन एवं रात के होने की घटना जो होती है वो घूर्णन गति के कारण। तो इसमें दिखाया गया है, इसमें सभी चीज को जो आप लोगों को इसमें जो चार्ट में जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसमें आपको जो दिखाया याद रखना है, वो याद रखना है आपको मुख्य रूप से बुध के बारे में याद रखना है, पृथ्वी के बारे में याद रखना है। तो इसका परिभ्रमण एवं घूर्णन काल क्या है, सबसे कम घूर्णन काल किस गति मतलब किस ग्रह का है, और उसके बाद
कुछ ग्रह मतलब उपग्रह, जो सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है, उसके बाद कौन सा उपग्रह, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन नहीं बना है, बन सकता है कि मतलब 4 गो ऑप्शन दे दिया, उसमें से कहेंगे कि निम्न में से किस ग्रह का मतलब अवरोही क्रम में, मतलब उपग्रहों की संख्या के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में सजाएं। तो इस तरह से क्वेश्चन जब बनेंगे तो थोड़ा आप लोगों के लिए आते हुए क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज को, इस चार्ट को पॉज करके वीडियो को अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक। और किस पूरा चार्ट को नहीं याद करना है, आपको बुध का याद कर लेना है, परिभ्रमण काल कितना होता है वैसे हम बता रहा हूँ। उसके बाद पृथ्वी का याद कर लेना है, उसके बाद उसका क्या करना है, उपग्रह को याद कर लेना है, किसका उपग्रह कितना, ये 3 चीजें इस चार्ट से कर लेना है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं बुध। बुध का परिभ्रमण काल कितना है, घूर्णन काल, सॉरी बुध का घूर्णन काल कितना है, तो 58.6 दिन है, ठीक। और परिभ्रमण काल कितना है, 87.97 दिन है, ठीक। इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका परिभ्रमण काल कितना है, 243 दिन है, सॉरी घूर्णन काल 243 दिन है, और परिभ्रमण काल क्या है, 224.7 दिन है। पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो 23.9 घंटा है, और परिभ्रमण काल है वो आपका 365.3 दिन है, ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं वो मंगल का परिभ्रमण घूर्णन काल 24.6 घंटा है, और परिभ्रमण काल 29.46 वर्ष है। और इसकी मंगल की जो उपग्रह की संख्या कितनी है, 2 है, कौन सा, फोबोस और डिवोस। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो है बृहस्पति का परिभ्रमण काल कितना है, 9.9, सॉरी घूर्णन काल 9.9 घंटा, यानी सबसे कम जो घूर्णन काल है किसका है, वो बृहस्पति का है, क्योंकि वह सबसे बड़ा ग्रह है जो अपने अक्ष पर क्या होता है, उसको सबसे कम समय लगता है घूर्णन करने में, कौन सा, बृहस्पति, ठीक। और इसका परिभ्रमण काल है 11.86 वर्ष में है, ठीक। शनि का 10.3 घंटा है, ठीक। इसका परिभ्रमण काल है 29.46 वर्ष। अरुण, इसका कितना है, 16.2 घंटा है, ठीक। और परिभ्रमण काल कितना है, 84.01 वर्ष। और सबसे अंत में जो हमको याद रखना है वरुण का हमको सिर्फ क्या रखना है, परिभ्रमण काल याद रखना है। कितना है परिभ्रमण काल, 164 वर्ष। अब उपग्रह की संख्या हम देख लेते हैं, किसका कितना उपग्रह। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है, बृहस्पति का है, 63 उपग्रह है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद जो सबसे उससे कम किसका है, शनि का है, 62 उपग्रह है। उसके बाद उससे कम किसका है, तो अरुण का है, वो है 27 उपग्रह है। और उसके बाद उससे कम किसका है, तो वरुण का है जो 13 उपग्रह है। तो ये चारों ग्रह उपग्रह को आप लोग क्या कर लीजिएगा, उपग्रह के अनुसार याद कर लीजिएगा। बृहस्पति का याद कर लीजिएगा 63, शनि का 62, 27 अरुण का और 13 वरुण का। ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य था, ठीक। उम्मीद करता हूं कि अगर आप पूरे वीडियो देखे होंगे तो इससे पहले आपको इस तरह की, और ये ब्रैकेट में आपका एक छूट गया है, क्षुद्र ग्रह। जैसा कि पहला आपको अगर चार्ट सौर मंडल का जो चित्र देखे होइएगा तो उसमें देखे होइएगा कि बृहस्पति और मंगल के बीच में जो घटना है, मतलब कुछ इस तरह की छोटे छोटे आकृति पाई जाती है, आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है, आप लोग स्क्रीन पे फिर आ रहा है, उसको देख लीजिए। तो क्या है, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, तो ये जब ग्रह आपस में गति करती रहती है और एक दूसरे से जब टकरा जाती है तो उसका जो टुकड़ा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो तैरने लगता है उसको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आकाश में जो तैरने लगता है उसको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह सभी ग्रह के नहीं, आपको क्या बताएं कि मंगल एवं बृहस्पति के बीच में ही पाया जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, आप लोगों ने कितने भी बुक पढ़ लिए होंगे, लेकिन उसमें रेयर केस में किसी बुक में देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सीरस है। कौन सा है, सीरस नाम का एक क्षुद्र ग्रह है जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, ठीक। तो ये एनसीईआरटी की कक्षा 6ठी की पहला चैप्टर था। आप लोग देखने के बाद आप लोगों को महसूस हो गया कि ये मतलब कितना लाभदायक है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी और पीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही,
साथ में साथ अन्य वनडे एग्जाम के लिए भी क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीएस के पर्पज से। अगर आप लोग ये पूरा सीरीज को कर लेते हैं तो आपको 100% मैं कहता हूं कि किसी भी एग्जाम में आपको जीएस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बशर्ते क्या है, पढ़ लेना है और इसको रख देना नहीं, बार बार टाइम टू टाइम इसको क्या करना है, रिवीजन भी करते रहना है। कैसा लगा वीडियो? अभी तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्या कर दीजिए, दबा दीजिए। ठीक है, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।